अबू सलेम। पिता की मौत के बाद उसके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। घर से बाहर निकलकर उसने पंचर बनाने तक का काम किया, लेकिन एक समय ऐसा आया कि उसकी किस्मत अपराध के रास्ते पर आगे बढ़ती चली गई। अपराध के रास्ते पर चलते हुए उसने न केवल नाम और पैसा कमाया, बल्कि कई निर्दोषों की मौत की वजह भी बना। आखिर हमारे देश के कानून में ऐसी क्या कमी है कि हम चाहकर भी इस मुजरिम को सजा नहीं दे सकते। वो आज हमारे कब्जे में है, लेकिन बड़ी जल्दी ही हमसे छूटकर हमारी आंखों के सामने से दूर हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं अपने समय के अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम की, जिसने कैसेट किंग गुलशन कुमार की हत्या की साजिश रची और उसे अंजाम दिया। बनी रही हमारे साथ इस वीडियो में बिल्कुल आखिरी तक। ये घटना 12 अगस्त साल 1997 की है, जब सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज के मालिक और फाउंडर गुलशन कुमार सुबह 10:10 पर जुहू के एक मंदिर में जाते हैं। वो अपने रूटीन के मुताबिक मन में श्रद्धा लिए भगवान के मंदिर में पूजा करने के लिए अंदर चले गए। वो जब भी मुंबई में होते थे तो इस मंदिर में जरूर जाते थे। इस मंदिर के जीर्णोद्धार में उनका बहुत बड़ा योगदान था और इस मंदिर में उनकी बहुत बड़ी आस्था भी थी। गुलशन कुमार के बारे में आपको बता दें कि उन्होंने अपनी सफलता का सफर दिल्ली में एक जूस की दुकान से शुरू किया था। वो अपने पिता की जूस की दुकान में बैठा करते थे। ये वो समय था जब फिल्मी गानों के एल्बम या प्राइवेट गानों के एल्बम कैसेट्स में रिकॉर्ड होकर मार्केट में बजा करते थे, लेकिन बड़े बड़े संगीतकारों और सिंगर के शुरू से सजे ये कैसेट काफी महंगे हुआ करते थे। गुलशन कुमार ने भी इस धंधे को शुरू करने का मन बनाया, मगर वो जिस कैसेट को मार्केट में लेकर आए वो उस दौर में 10 या 20 रुपए में मिल जाया करती थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो ऐसा क्या कर पाए। तो इसके पीछे की एक वजह ये थी कि आमतौर पर बड़ी बड़ी कंपनियां बड़े बड़े सिंगर को लेकर गीत रिकॉर्ड करती थी, बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स को लेकर गाने बनाया करती थी और उनकी फीस भी बड़ी होती थी। यही वजह थी कि ये कैसेट जब मार्केट में आती थी तो उसके दाम बढ़ जाते थे। लेकिन गुलशन कुमार ने उन लोगों को काम देना शुरू किया जो टैलेंटेड तो थे, लेकिन उन्हें कहीं मौका नहीं मिलता था। ऐसे कलाकार बहुत ही कम कीमत पर उपलब्ध हो जाते थे, इसलिए जो भी नया गाना गुलशन कुमार लॉन्च करते थे उसके कैसेट की कॉस्टिंग बड़ी बड़ी कंपनियों के मुकाबले कम रहती थी और वो सस्ते कैसेट्स बाजार में उपलब्ध करा पाते थे। मित्रों, हमारे जिन साथियों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस बिना किसी रुकावट के आप देखते रहें और हमारा आपका ये कनेक्शन यूं ही आगे भी बना रहे। लेकिन दोस्तों, सफलता के साथ मुसीबत भी आती है। अंडरवर्ल्ड से गुलशन कुमार को एक्सटॉर्शन मनी के लिए थ्रेट मिलना शुरू हुआ। ये पूरा माइंड गेम अबू सलेम खेल रहा था। वो एक बार गुलशन कुमार से एक्सटॉर्शन मनी वसूल कर चुका था, लेकिन अब वो दूसरी बार अवैध रूप से फिरौती वसूलने के लिए फोन कर रहा था। 8 सितंबर को उसने गुलशन कुमार को पैसे देने के लिए फोन किया, लेकिन गुलशन कुमार ने पैसे नहीं दिए। गुलशन कुमार के साथ वाले लोगों ने उनसे कहा कि आप पुलिस में इन्फॉर्म कर दीजिएगा, लेकिन उन्होंने पुलिस को भी इन्फॉर्म नहीं किया। इसका नतीजा आज 12 सितंबर को सामने आने वाला था। मंदिर के बाहर खड़ा उनका ड्राइवर सोच रहा था कि साहब को गए हुए आधे घंटे हो गए हैं। तभी उसने देखा कि साहब मंदिर से पूजा पाठ करके बाहर निकल रहे हैं। इस समय 3 लोग गुलशन कुमार के सामने आते हैं और वो उन पर गोलियां चलाने लगते हैं। गुलशन कुमार के ड्राइवर ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन हत्यारे ने उसकी तमाम कोशिशों को नाकाम कर दिया। गुलशन कुमार को 16 गोलियां मारने के बाद जब उन्हें यकीन हो गया कि अब वो मर गया है तो वो वहां से निकल गए और रास्ते में उन्होंने एक टैक्सी ड्राइवर को बंदूक की नोक पर उसकी टैक्सी से बाहर निकाला और उसकी टैक्सी को लेकर फरार हो गए। दूसरी तरफ गुलशन कुमार को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, मगर तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। इस घटना ने बॉलीवुड में जबरदस्त दहशत फैला दी थी। बताया जाता है कि जिस दौरान हत्यारे गुलशन कुमार को गोलियां मार रहे थे उस दौरान अबू सलेम ने उनसे कहा था कि तुम अपना फोन चालू रखना। वो गुलशन कुमार के मरते वक्त की चीखें सुनना चाहता था। इसके बाद अबू सलीम ने खुद ही गुलशन कुमार के घर में फोन किया और उनकी पत्नी को बताया कि अगर तुम्हारा पति पैसे दे देता तो उसकी जान बच जाती। उसने अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए इस क्राइम को और भी ब्रूटल बना दिया। अबू सलेम उत्तर प्रदेश के जौनपुर का रहने वाला था। उसके पिता एक वकील हुआ करते थे, लेकिन एक रोड एक्सीडेंट में उसके पिता की मृत्यु हो गई और उसके बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी अबू सलेम पर ही आ गई। काम धंधे की तलाश लिए वो पहले दिल्ली गया और दिल्ली में पंचर बनाने का काम करने लगा। उसके बाद वो वहां से मुंबई आ गया और मुंबई आने के बाद काम धंधे की तलाश करते हुए डी कंपनी के लिए स्मगलिंग का काम करने लगा। धीरे धीरे उसका संपर्क दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम से हुआ। वो धीरे धीरे अंडरवर्ल्ड के लिए 2 नंबर के काम करने लगा। साल 1993 में जब मुंबई में लगातार सीरियल ब्लास्ट हुए उसमें अबू सलेम का भी नाम आया। कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम की यह पूरी प्लानिंग थी। इस प्लानिंग में अबू सलेम ने एक स्मगलर का रोल निभाया था। उसने एक्सप्लोजिव को मुंबई में उसे ठिकाने तक पहुंचाने का काम किया था, जहां से उसे अलग अलग जगह पर प्लांट किया जाना था। एक समय था जब वो दाऊद इब्राहिम के साथ मिलकर उसके एक्सटॉर्शन के रैकेट को मुंबई में चलाया करता था।
लेकिन फिर इसमें भी उसने अपना दिमाग लगाया और सारा काम सीखने के बाद खुद की गैंग बनाई और खुद ही दूसरों से एक्सटॉर्शन वसूल करने लगा। ये बात जब दाऊद इब्राहिम को पता चली तो दाऊद इब्राहिम ने उसे टपकाने के लिए उसके पीछे अपने पंटर लगा दिए। पुलिस के बढ़ते प्रेशर के चलते अबू सलेम भी दुबई में शिफ्ट हो गया और वहीं से अपना काम करने लगा। बात कर लेते हैं अबू सलेम के पर्सनल लाइफ के बारे में। मुंबई आने के बाद अबू सलेम जब डी कंपनी के लिए काम करने लगा, उसी दौरान उसकी नजर एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट समायरा पर पड़ी। वो 17 साल की थी और अबू सलेम उसका पीछा करता था। आगे चलकर उसने इस लड़की से शादी भी कर ली, लेकिन इसके बाद वो उसके साथ मारपीट करने लगा। समायरा का कहना था कि अबू सलेम इस मामले में एक साइको की तरह बिहेव करता है। अबू सलेम की दुबई में मोनिका बेदी से मुलाकात हुई। वो मोनिका बेदी से एक बदले हुए नाम के साथ मिला और इन दोनों के बीच एक रिलेशनशिप डेवलप हुआ। कहते हैं कि आगे चलकर दोनों ने शादी भी कर ली और एक साथ रहने लगे। लेकिन आगे चलकर मोनिका बेदी को पता चला कि अबू सलेम एक्चुअल में एक क्रिमिनल है और मेंटली खिसका हुआ आदमी है। अबू सलेम उसके साथ भी मारपीट किया करता था। आगे चलकर अबू सलेम पुर्तगाल चला गया और वहीं रहने लगा। वो जानता था कि भारत सरकार की पुर्तगाल की सरकार के साथ प्रत्यर्पण संधि नहीं है, इसलिए वो वहां रहने लगा। लेकिन पुर्तगाल की पुलिस ने अबू सलेम को फर्जी पासपोर्ट के मामले में अरेस्ट कर लिया। जब इसकी जानकारी इंडियन एजेंसी को हुई तो उन्होंने अबू सलेम के लिए किए गए जुर्म को हवाला देते हुए पुर्तगाल सरकार से उसे सौंपने के लिए कहा। लेकिन पुर्तगाल सरकार ने ऐसा करने से पहले तो इनकार कर दिया, लेकिन बाद में कुछ शर्तों के साथ उसे भारत भेजने के लिए राजी हो गई। इन शर्तों में अबू सलेम पर गुलशन कुमार मामले में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था। इसके अलावा अबू सलेम को मौत की सजा नहीं दी जा सकती थी, क्योंकि पुर्तगाल में सरकार की तरफ से मौत की सजा नहीं दी जाती। वो लोग मौत की सजा के खिलाफ हैं। इसके अलावा अबू सलेम को अधिकतम 25 साल ही जेल में रखा जा सकता है। अबू सलेम फिलहाल भारत की जेल में है और वो लगभग 18 वर्ष की सजा पूरी कर चुका है। वो आने वाले कुछ वर्षों तक और जेल में रहेगा, लेकिन उसके साथ मोनिका बेदी का करियर खराब हो चुका है। मीडिया में आई तस्वीरों और खबरों ने मोनिका बेदी को अबू सलेम के साथ जोड़कर कुछ इस तरीका का एटमॉस्फेयर बना दिया है कि मोनिका बेदी को अब पछतावा हो रहा होगा कि वो कहां अब अबू सलेम के चक्कर में पड़ गई। अबू सलेम के बारे में कहा जाता है कि वो हमारे देश की जेलों में भी काफी लग्जूरियस लाइफ एंजॉय कर रहा है। वो अक्सर जेल में पार्टियां करता है। अलग से उसे एक सेल में रखा गया है जहां उसके एक नौकर भी दिया गया है। वो नौकर उसके पर्सनल काम करता है, जैसे खाना बनाना, कपड़े और बर्तन धोना। तो दोस्तों, ये थी अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम की कहानी। आपको क्या लगता है? भारत सरकार अबू सलेम को पुर्तगाल से तो ले आई है, लेकिन उसे उसके गुनाहों की पूरी सजा यहाँ नहीं दी जा सकती। इस बारे में आपका क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।